हेलो दोस्तों, क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र का पहला अध्याय जिसका नाम है लोकतंत्र की सत्ता में साझेदारी, उसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ऑनलाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लोकतंत्र के सत्ता में साझेदारी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आज के इस वीडियो में आपको समझाएंगे। लैंगिक विभाजन, उसके बाद समझाएंगे लैंगिक असमानता, उसके बाद परिवारवाद का कानून क्या होता है, उसके बाद जाति या जातिवाद का उद्भव कैसे हुआ भारत में, और अंत में सांप्रदायिकता क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, समय को नहीं गवाते हैं और चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तब तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि लैंगिक विभाजन क्या है, इसको समझते हैं। दोस्तों, लैंगिक विभाजन एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है। इसमें समाज में रह रहे जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं उनको अलग अलग कामों को दे करके उनमें बंटवारा किया जाता है एक मानसिक तौर पर। जैसे कि पुरुष के लिए कुछ अलग कार्य होते हैं और महिलाओं के लिए अलग कार्य होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं तो पुरुष घर के बाहर के कार्य करते हैं और स्त्रियां घर के अंदर की कार्य करती है। तो इस प्रकार का जो विभाजन हम लोग के समाज में हुआ है, इसी को हम लोग लैंगिक विभाजन कहते हैं। दोस्तों, लैंगिक विभाजन एक प्रकार के कामों का विभाजन होता है, जैसे कि आधिकारिक या अनौपचारिक तरीके से महिलाओं और पुरुषों के कर्मों का विभाजन कर देना लैंगिक विभाजन कहलाता है। दोस्तों, हमारे समाज में पाए जाने वाले लैंगिक विभाजन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वेतन में विभाजन। अगर कोई पुरुष कोई काम को कर रहा है तो उसके लिए अलग मात्रा में उसको पैसा मिलेगा, जबकि अगर कोई महिलाएं काम कर रही हैं तो उसके लिए कुछ अलग मात्रा में पैसा होगा। जैसे आप लोग मजदूरी के तौर पर ही देख लीजिए, तो वेतन में विभाजन हो सकता है। उसी तरह से शिक्षा में भी विभाजन होता है। जैसे पुरुषों को शिक्षा देने के लिए अधिक लोग प्रेरित करते हैं कि वह आगे चल करके शिक्षा प्राप्त करके कोई काम करेगा और अपने परिवार को चलाएगा, जबकि महिलाओं को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए आज के समय में भी बहुत लोग हिचकिचाते हैं और बहुत लोग शिक्षित नहीं होना देना चाहते। और दोस्तों, इसके साथ साथ सामाजिक स्थिति में भी विभाजन होता है। जैसे कि समाज में महिलाओं को उतना प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता जितना कि पुरुषों को प्रतिष्ठा मिलता है। मान लीजिए उदाहरण तौर पर आपके समाज में, आपके गांव में या आप जहां पर रहते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है कोई भी चीज का, तो उसमें अधिकतर पुरुष लोग भाग लेते हैं, महिलाओं को कम भाग लिया जाता है, या महिलाओं से अगर सहमति ही लेनी होती है तो बहुत कम महिलाओं से सहमति लिया जाता है, जबकि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग अधिक सहमत होकर, सहमति दे करके उस कार्य को पूरा करते हैं। तो इससे यह होता है कि समाज में भी स्त्रियों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना कि पुरुषों को दिया जाता है। इसी को हम लोग लैंगिक विभाजन के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाए तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है वह हमारे समाज को और नीचे गिराने के लिए प्रेरित करता है और समाज में समता की भावना नहीं रहती है। इस प्रकार का विभाजन अधिक वहां पर होता है जहां पर लिंग आधारित भेदभाव ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, लैंगिक विभाजन के लिए हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं, जो कि सभी संगठन मिल करके वह यही कार्य करते हैं कि लोगों के अंदर समता की भावना आए, लोगों में न्याय की भावना आए, और जो इंसान का एक अधिकार होता है, इंसान यानी कि न तो मर्द न तो पुरुष, यानी कि सम्मिलित रूप इंसान का जो अधिकार होता है या संविधान जो अधिकार देता है, उससे लोगों को प्रेरित करें। बहुत सारे संगठन इस पर कार्य कर रहे हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि लैंगिक असमानता क्या होता है। जिस तरह से हम लोग लैंगिक विभाजन पढ़े हैं, उसी तरह लैंगिक समानता मिलता जुलता रूप है। दोस्तों, हमारे समाज का एक सबसे बड़ा बुराई, एक सबसे बड़ी समस्या जो है वह है लैंगिक असमानता। दोस्तों, हमारे समाज में जितने भी पुरुष रहते हैं और जितनी महिलाएं रहती हैं उनको अलग अलग नज़रों से देखा जाता है, यानी कि पुरुषों को अलग नज़र से देखा जाता है, स्त्रियों को अलग नज़र से देखा जाता है। नज़र कहने का मतलब ये होता है कि पुरुषों के लिए जितना महत्व है लोग में और समाज में, उतना स्त्रियों के लिए खास महत्व नहीं रहता। इसके कारण ये होता है कि पुरुषों का स्थान थोड़ा ऊंचाई पर चलते जाता है, पुरुष लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, आगे चल करके नौकरी कर पाते हैं। आज के समाज में भी स्त्रियां लोग, जितने भी पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो तो आगे बढ़ती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि पढ़ लिख नहीं पाती है, समाज में रहने के कारण उनका स्तर बहुत नीचे गिरता चला जाता है।
दोस्तों, लैंगिक असमानता के कारण पुरुष और महिलाओं में यह अंतर देखा गया है हमारे समाज में कि महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अलग प्रकार की सुविधा दी जाती है, अलग प्रकार के संरक्षण में उनको रखा जाता है, अलग प्रकार की नौकरियां उन्हें प्राप्त होती है, अलग तरह से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये सब जो है वह लैंगिक असमानता का एक बहुत बड़ा रूप है। दोस्तों, लैंगिक असमानता को आइए बहुत अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कुछ आर्थिक पहलू। दोस्तों, आर्थिक पहलू का मतलब कि हमारे समाज में जितनी महिलाएं हैं उनको पुरुषों की अपेक्षा कम वेतनमान मिलता है। कोई भी चीज में थोड़ा सा कम अगर वेतन मिलता है तो क्या होता है कि समाज उसको अलग से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि सामाजिक असमानता पैदा लेती है। दोस्तों, लैंगिक असमानता का दूसरा पहलू यह भी है कि शिक्षा में असमानता। कई बार गांवों में विशेषकर जो पिछड़े एरिया हैं वहां पर देखा जाता है कि महिलाओं को यानी कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें नहीं पढ़ने दिया जाता, या यह सोच रखा जाता है कि लड़कियां हैं यह पढ़ के आगे क्या करेंगी। ऐसा सोच रखने के कारण क्या होता है कि वो लड़के तो पढ़ जाते हैं और आगे चल करके वह अच्छे पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती है वह आगे चलकर जब उनकी विवाह होता है या शादी के बाद क्या होता है कि उनकी स्थिति और बिगड़ते चली जाती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव के कारण जो एक सामाजिक असमानता है यह हमारे समाज में बनते चली जा रही है। दोस्तों, अब इसका अगला पॉइंट है कि सामाजिक स्थिति में असमानता। सामाजिक स्थिति में असमानता क्या है तो इसको समझिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां पढ़ करके कुछ अच्छा करना चाहती हैं और वह अपना पूरा जोर जोर से तैयारी में लगी हुई रहती हैं, लेकिन जब वह आगे बढ़ती हैं उनको कुछ बड़े क्षेत्र तक पहुंचना रहता है तो उसमें कई बार रुकावटें आती हैं। लोगों का जो समाज एक माइंडसेट बना दिया है कि लड़कियां कुछ आगे चल करके नहीं करेंगी, जिसके चलते उन्हें आगे बढ़ने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंटों से यह पता चलता है कि आज के डेट में भी कुछ ऐसे पुरुष और स्त्रियों के बीच में असमानता है जिसके कारण महिलाएं आज पिछड़ते जा रही हैं और पुरुष आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में होता जा रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक असमानता कहेंगे। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि परिवारवाद का कानून क्या है। दोस्तों, परिवारवाद के कानून को समझने से पहले सबसे पहले यह समझिए कि परिवारवाद किसे कहते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। परिवारवाद क्या होता है तो देखिए, एक परिवार में रह रहे लड़के या लड़कियां, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियों के बिना सहमति के कारण या लड़कों के भी बिना सहमति के कारण उसके परिवार वाले उनका विवाह कहीं और तय कर देते हैं, जबकि लड़का या लड़की ये चीज नहीं चाहते हैं कि हमें उनसे विवाह करना है, जिसके कारण समाज में एक कटुता की भावना पैदा होती है। इसी को हम लोग परिवारवाद कहते हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कभी कभी ऐसा होता है, लड़के हो या लड़कियां हो अपने परिवार के खिलाफ जा करके कहीं अलग अपना विवाह कर लेते हैं, जिसके कारण परिवार से उनकी दूरी बढ़ जाती है। इससे भी समाज में एक विषमता की भावना पैदा लेती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ कठोर नियम और कानून बनाए हैं। अगर इन दोनों में से अगर कोई भी चीज होता है तो परिवारवाद के कानून के तहत उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी इस परिवारवाद के खिलाफ बहुत सारे कानून बने हैं, ताकि किसी भी जो एक युवक और युवतियां होती हैं वो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ ना हो, वह अपना जीवन अच्छे ढंग से अपने मन से जी सके। इसे ही हम लोग परिवारवाद का कानून कहते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि भारत में जाति का उद्भव कैसे हुआ। दोस्तों, जाति का उद्भव होना यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी। इसमें एक दो दिनों का समय नहीं लगा है, इसमें सैकड़ों शताब्दी बीते हैं, तब जाके कहीं जाति का उद्भव भारत देश में हुआ है। जाति का उद्भव मतलब कि इतना ज्यादा जातिवाद की भावना, इतना ज्यादा जाति लोग। दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है कि जातिवाद का जो उद्भव हुआ है इसके कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और राजनीतिक कारक। आइए इन सभी को अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो जाति उद्भव का कारक है वह है आर्थिक कारक। दोस्तों, जब इस धरती पर कृषि की शुरुआत हुई तो कृषि के शुरुआत के साथ साथ सबसे पहले तो पुरुष और स्त्री में बंटवारा हुआ, और जैसे ही यह बंटवारा हुआ आगे चल करके जाति में भी बंटवारा होते चला गया। जितने भी किसान लोग थे उनको 4 भागों में बांट दिया गया। यानी कि सबसे पहले इस धरती पर जब खेती की शुरुआत हुई तो लोग खेती करना शुरू कर दिए। जब खेती करना शुरू कर दिए तो
तो सब लोग अपना अपना, कोई खेती करता था, कोई उसको जमा करता था, कोई उसको बेचता था, कोई किसान का काम करता था, सब अलग अलग काम करते थे। तो इसी ने जाति का रूप ले लिया। तो इस धरती पर 4 प्रकार के जाति ने पहले जन्म लिया। सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। दोस्तों, ब्राह्मणों को कार्य दिया गया शिक्षा का और चिकित्सा का काम दिया गया। उसी तरह क्षत्रिय को सैन्य शिक्षा का ज्ञान दिया गया, जिससे कि वह सैनिक बनकर के लोगों की रक्षा कर सके, क्षत्रिय को यह दिया गया। उसी तरह जो वैश्य थे उनको व्यापार और वाणिज्य का काम दिया गया कि आप व्यापार कर लीजिए, और जो शूद्र बचे उनको दे दिया गया कि आप खेती कीजिए, किसान का काम कीजिए, मजदूरी का काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ आर्थिक कारक हुए जिन्होंने जातिवाद को, जाति का उद्भव कराया। दोस्तों, जाति के उद्भव का दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक कारक। दोस्तों, समाज में आप लोग जानते ही होंगे कि समाज में बहुत सारे परंपराएं शुरू से चलती आ रही है। आज के डेट में भी हम लोग पुराने परंपराओं पर अधिक ध्यान देते हैं, हम लोग की संस्कृति अलग होती है। उसी तरह जब ये ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय ये 4 वर्गों में बांटा गया, तो इनमें क्या किया गया कि जो एक कैटेगरी के लोग थे, यानी कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही वह विवाह करेगा, किसी दूसरे जाति में नहीं विवाह कर सकता। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में विवाह करेगा, शूद्र है तो शूद्र में विवाह करेगा। इस प्रकार से विवाह की प्रक्रिया यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम एक ही जाति के अंतर्गत एक तरीके से होने लगा। उसी तरह से जो परंपराएं बनते चली आई, तो ब्राह्मण की जो परंपरा थी वह उन्हें आगे बढ़ाते चले गए, जो शूद्र की परंपरा थी वह आगे बढ़ाते चले गए। उसी तरह क्षत्रिय और वैश्य भी अपने परंपरा को बढ़ाते चले गए, और समाज में इस प्रकार से बदलाव हुआ कि इन्हीं जातियों में से बहुत सारा परंपरा और संस्कृति के आधार पर एक ही जाति यानी ब्राह्मण से ही बहुत सारे जातियों का बंटवारा हो गया। अगर वैश्य था तो बहुत सारे उसमें भी जाति बन गए, क्षत्रिय थे तो उसमें भी बहुत सारे जाति बन गए। इस प्रकार से सामाजिक कारक भी निर्धारित करते हैं कि हमारे समाज में जो जाति का उद्भव हुआ है उसमें उनका प्रमुख योगदान है। और दोस्तों, इसका सबसे अंतिम पॉइंट है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या थे कि जैसे एक राजा के पास जब वह बहुत सारे राज्यों को जीत लेता था, राजा के पास बहुत सारा राज्य रहता था, तो उनके अंदर बहुत सारे लोग भी रहते थे उनके कंट्रोल में। तो लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए राजाओं ने क्या किया कि जाति के आधार पर तो पहले से लोग बटे ही थे, उनमें भी अलग अलग कैटेगरी को बना करके राजा उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया। और जो पिछड़े लोग थे उनको कुछ अलग सुविधा दे करके, जो अच्छे लोग थे उनको कुछ अलग सुविधा दे करके, किसी को शिक्षा का सुविधा, किसी को किसान करने की सुविधा, सब अलग अलग प्रकार से सुविधा प्रदान करके उनको रखा गया राजा के द्वारा। अपने राजनीतिक चेष्टा करते हुए राजा ये सभी प्रक्रिया को लागू करते थे, जिसका कारण यह हुआ कि समाज में जाति का उद्भव होता चला गया। तो दोस्तों, इन तीनों पॉइंट से हमें यह पता चलता है कि जाति का जो उद्भव हुआ है, इनमें इन तीनों पॉइंट का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष और हिंसा की भावना अधिक तेजी से फैलती है। दोस्तों, यह एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत धार्मिक समुदायों के बीच मनमुटाव होता है, असमानता का भावना पैदा होता है और लोगों के बीच संघर्ष होता है। दोस्तों, सांप्रदायिकता एक ऐसी समस्या है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई कोनों में, कई हिस्सों में सांप्रदायिकता की भावना उठती है और लोगों के बीच संघर्ष जन्म लेता है। दोस्तों, सांप्रदायिकता की भावना आगे बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है अज्ञानता। दोस्तों, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में अज्ञानता का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के बारे में उनके धर्म पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, एक दूसरे के धर्म पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से उनको धर्म के बारे में, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर कोई उल्टा सीधा सिखा दिया, कोई उल्टा सीधा ज्ञान दे दिया, जिसके कारण ज्ञान होना चाहिए था लेकिन ज्ञान नहीं हुआ और अज्ञान में आप चले गए, जिसके कारण एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से लड़ पड़ते हैं और सही मुद्दों पर नहीं लड़ते, जबकि किसी ने कान भर दिया या किसी ने कोई इस प्रकार की बातें कर दी एक दूसरे धर्म के बारे में, जबकि उनका ओरिजिनल पुस्तक अलग कुछ कह रहा है, लेकिन फिर भी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ पड़ते हैं। दोस्तों, सांप्रदायिकता की भावना बढ़ाने का सबसे बड़ा एक कारण गरीबी भी है। जो गरीब लोग होते हैं वो तो अशिक्षित होते ही हैं, क्योंकि गरीब लोगों को पढ़ने लिखने का वैसा सुविधा नहीं मिल पाता है जितने कि अच्छे खासे अमीर घर के लोगों को मिल पाता है। तो ऐसे लोग किसी धार्मिक
मौलवी या बड़े पंडितों या बहुत बड़े धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ करके अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेते हैं, या एक धर्म को जिस धर्म में है उस धर्म को अच्छा मानना शुरू कर देते हैं, दूसरे धर्म को बुरा बताने लगते हैं और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी आकर के लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं, जबकि उनके बारे में उनको सही जानकारी होती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गरीबी भी एक कारण है जिससे कि सांप्रदायिकता की भावना आगे बढ़ती है। दोस्तों, सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने में राजनीतिक स्वार्थ की भावना भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दल भी सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए किसी एक जो पार्टी होते हैं वह क्या करते हैं, किसी एक धर्म के गुरुओं को पकड़ते हैं और उनसे वोट बैंक का काम करवाते हैं। यानी कि धर्म गुरु जो होते हैं वह एक सो कॉल्ड, आप समझ लीजिए कि जितने भी धर्म गुरु हैं वह एक तरह के वोट बैंक के मालिक हैं। तो अगर किसी धर्म गुरु ने या किसी मौलवी ने या कोई धर्म के जो मुख्य प्रेरक होते हैं उनके द्वारा अगर कह दिया जाए कि यह पार्टी बहुत अच्छा है, इन्हें वोट आप दीजिएगा, तो कई बार ऐसा होता है कि एक धर्म के सभी लोग उनको वोट दे देते हैं, जिन्हें कि नहीं देना चाहिए, जिन्हें कि वह अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, उनका चरित्र भी अच्छा नहीं है, उन पर कई केस लदे हुए हैं, फिर भी धर्म गुरु के कहने पर या कोई भी पाखंडी लोगों के कहने पर इस प्रकार की भावना का प्रयास होते रहता है और ये भावना आगे बढ़ते रहता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों को भी आगे बढ़ाकर लोग सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि सांप्रदायिकता एक बहुत गंभीर समस्या है। यह समाज को नुकसान ही देगा, बल्कि लाभ कभी नहीं दे सकता है। दोस्तों, सांप्रदायिकता हिंसा, भेदभाव और असमानता को जन्म देती है और इसको कम करने के लिए हमें शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समाज से यह सांप्रदायिकता का भावना, सांप्रदायिकता का विचार खत्म हो सके। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इन 5 टॉपिकों पर हमने चर्चा किया, जो कि राजनीतिक शास्त्र का पहला अध्याय था। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप क्लियर करेंगे तो बहुत जल्दी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।